This evening, we are very happy to have Mr. Hassan Abdullah amidst us. Hassan Abdullah ji is from Delhi और आपको हसन जी हमारे गुलदस्ता उर्दू प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हसन जी ने स्कूलिंग जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में की, जिसके बाद वो दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली से ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद लगातार वो प्रोफेशनल इंजीनियरिंग रिसर्चर रहे हैं। मगर यही नहीं, साथ साथ वो आर्टिकल्स भी पब्लिश करते हैं लिटरेचर और सोसाइटी में। इन सब्जेक्ट्स में भी वो दिलचस्पी रखते हैं और उन्होंने कई इंग्लिश और उर्दू के पीरियोडिकल्स में अपने आर्टिकल्स इस पे छपवाए हैं। पोइट्री ऑफ गालिब उनके पसंद का सब्जेक्ट है। तो वी वेलकम यू हसन जी टू आवर गुलदस्ता उर्दू, where we hope that you will demystify for us the great mystic Mirza Ghalib. Welcome. Thank you, Mukul ji, for introducing me. Thanks, Farooq bhai and Gyan Adab, for giving me this opportunity to present the contours of Ghalib's intellectual evolution. What you are seeing on the screen is the Ghalib's supposedly only photograph. He was born in 1797 and departed in 1869. How we have organized our talk is, पहले हम जनरल डिस्कशन करेंगे, उसके बाद स्टेजेस और फेजेस को डिसाइफर करेंगे उसके इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन के अदवार और मराहिल। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम कॉन्टूर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। फिर गालिब की शायरी के अंदर ख़ास क्या बात है वो देखेंगे और लास्ट में, जो कि शायद सबसे पहले आना चाहिए था, हम गालिब के ज़माने, उसकी ज़िंदगी और उसकी पर्सनालिटी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। सारे अशार जो भी यहाँ पे हैं इस आज के जिक्र में, वो सब गालिब के हैं और गालिब की गज़लों से लिए गए हैं। अब देखिए गालिब खुद क्या कहता है, और वो भी अपने शुरू के दौर में, जब वो मुश्किल से 20 साल का है। खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। मतलब गालिब खुद कह रहा है कि मेरे शेर जो हैं, मेरी पोएट्री जो है, उसमें मैं अपने दिल की बात कहता हूँ। और ये सही भी है, क्योंकि गज़ल में, गज़ल के शेर में इनडायरेक्टली बात कही जाती है, बिलवास्ता बात कही जाती है। इसलिए उस ज़माने में ख़ास तौर पर वो अपने दिल की बात गज़ल के अशार में कह सकता था, और उसने कही। इंटरप्रिटेशन से हम आइडियोलॉजी तो समझ सकते हैं, लेकिन इवोल्यूशन समझने के लिए हमको शायरी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना होगा। इससे दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमें शेर को समझने में भी आसानी होगी। गालिब कहते हैं, बिक जाते हैं हम आप मताए सुखन के साथ, लेकिन अयारे तबे खरीदार देखकर। मतलब ये कि अगर हमने गालिब की शायरी समझ ली तो गालिब हमारा हो गया। हम सिर्फ गालिब की उर्दू गज़ल के अशार की बात करेंगे, और सब अशार का अंग्रेज़ी में तर्जुमा भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो जिससे कि आपको शेर समझने में आसानी होगी। अब खदो खाल यानी कॉन्टूर्स कैसे खींचे जाएं, तो उसके बारे में गालिब कहता है, कतरे में दजला दिखाई न दे और जुज़ में कुल खेल लड़कों का हुआ, दीदे पीना ना हुआ। अगर हम सैंपल से पूरी चीज़ को न समझ सकें, उसकी पूरी शायरी को न समझ सकें, तो इसका मतलब होगा
कि हमारे पास इंसाइट नहीं है। अगर इस कपलेट के हम की पहली लाइन को रिवर्स कर दें तब भी कपलेट ठीक रहेगी, यानी अगर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल न चुन सकें तब भी ये हमारी समझ की कमी होगी। तो हम करेंगे आज यही कि गालिब की शायरी में से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के सहारे अपनी बात, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और इस काम के लिए मुझे मेरे उर्दू के उस्ताद डॉक्टर सैफी प्रेमी, जिन्होंने कि मुझे हायर सेकेंडरी में हमारे स्कूल में वो उर्दू के टीचर थे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, उन्होंने गज़ल जब पढ़ाना शुरू की तो उन्होंने एक बात कही थी जो मुझको आज तक याद है और जिससे मुझे करेज या हौसला मिला कि मैं गालिब की शायरी को इंटरप्रेट कर सकूं। उनका कहना था, शायर के दिल में कोई नहीं बैठा होता, इसलिए हर एक को अपनी समझ के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करने की आज़ादी है और वो किसी को फेल नहीं करेंगे। उस वक्त तो सिर्फ पास होने की गारंटी पर हम सब बच्चों ने तालियां बजाई थी। ये तो बाद में समझ में आया कि वो अपने दिमाग के इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे थे। Actually, what I feel, appreciation of evolution of Ghalib's poetry is impaired by the absence of chronological reading and poetry's intellectual probing in context. और ये सिर्फ गालिब का ही नहीं, ये हम लोगों के यहाँ रिवायत नहीं है, रिवाज नहीं है कि हम किसी भी थिंकर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ें और कॉन्टेक्स्ट में देखें। ऐसा शायद इसलिए है कि हम लोग we seldom see objects and phenomena in their interconnections and in continual motion. मतलब हम ऑब्जेक्ट या किसी भी फिनोमेना को ना ही उसके ताने बाने इंटरकनेक्शंस में देखते हैं और ना ही ये देखते हैं, ये सोचते हैं, ये ध्यान रखते हैं कि वो मुस्तकिल बदल रहा है, मोशन में है, कॉन्टिन्यूअल मोशन में है, कोई भी चीज़ हो, चाहे अर्थ हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। और दूसरी बात ये कि ऑल एनकम्पासिंग नेचर इज एन इंटरकनेक्टेड यूनिटी एंड कॉन्टिन्यूअली इवॉल्विंग एंटिटी। हम ये भी भूल जाते हैं कि नेचर के अंदर हर चीज शामिल है और वो मुस्तकिल इवॉल्व हो रही है। अगर हम ये समझते होते तो शायद जो आज क्लाइमेट चेंज का इतना ड्रास्टिक सिचुएशन है वो ना होता। अब आप ये सोचिए कि सिर्फ 2 छोटी सी लाइनों में, मैं कपलेट की बात कर रहा हूं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट सब कुछ होता है। तो ये कितना मुश्किल काम है कि 2 लाइनों में सारी बातें हों, क्योंकि एक कपलेट का दूसरी कपलेट से कंटेंट के बारे में कोई भी रिलेशन होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, राइम, मीटर, वेट्स, इन सब का रिलेशन होता है लेकिन कंटेंट का नहीं होता। इसलिए मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस में डिफरेंस होना बहुत ही नेचुरल है। लेकिन जब बात यहाँ तक पहुंचे कि कंट्रास्टिंग इंटरप्रिटेशंस लिटरेचर में पाए जाएं तो फिर सोचना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्यों है और कौन सही है, कौन ज्यादा गालिब के करीब लगता है। तो वजह ये समझ में आई कि इंटरप्रेटर्स जो हैं वो थ्योरी अप्लाई करते हैं, ना कि गालिब की शायरी से उसके माने समझे। इसीलिए गालिब जो थे वो भी इंटरप्रेटर्स से बहुत दुखी रहते थे। और मैं आपसे भी यही दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी गालिब को खुद समझने की कोशिश कीजिए। यकीन जानिए बहुत मज़ा आएगा। हाँ, हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं और एक हमारी आज की गुफ्तगू जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट बन सकती है कि जैसे कैसे पढ़ें, लॉजिकली पढ़ें, सिंबल्स की ट्रेडिशन को समझें, क्योंकि 2 लाइन में सारी बात कहनी होती है,
इसलिए सिंबल्स का बहुत इस्तेमाल होता है गज़ल के अशार में, कपलेट्स में। और फिर गालिब की इनोवेशन को भी समझें। अगर इस तरह हम अपने गालिब की शायरी को पढ़ेंगे तो हमें समझने में बहुत आसानी होगी। अब गालिब खुद अपने 2 अशार में सिंबल्स की इंपॉर्टेंस बताते हैं। मकसद है नाज़ो गमज़ा भले गुफ्तगू में काम, चलता नहीं है दशनो खंजर कहे बगैर। मतलब ये कि बात तो करना चाहते हैं वो लविट की, उसके नाज और उसके अंदाज की, लेकिन बगैर डैगर के बात नहीं हो पाती। और न सिर्फ ये, और देखिए अगले शेर में क्या कहते हैं, हर चंद हो मुशाहिदे हक की गुफ्तगू, बनती नहीं है बादो सागर कहे बगैर। अब बताइए, डिवाइन के बारे में बात करने से, जिक्र करने से ज़्यादा संजीदा बात क्या होगी? लेकिन वो भी बगैर जामो मीना के, बगैर गॉबलेट और वाइन के हो नहीं पाती। और इसके बाद जो अगली चीज़ हमें ध्यान में रखना है वो ये है, एक तो सिंबल्स हो गए, दूसरा ये कि हम अजम्पशंस जहाँ तक मुमकिन हो हम ना करें शेर को समझने के लिए, और अगर करें तो कम से कम करें। और अगर करें तो हम उन अजम्पशंस को, किस बुनियाद पे हम कोई अजम्पशन करें, वो बेसिस कुछ होनी चाहिए। जैसे उसी गज़ल के दूसरे अशार, दूसरी कपलेट्स, उसी पीरियड की दूसरी गज़लें, उसके बाद फिर हम उस दौर के बाहर भी जा सकते हैं। उसकी शख्सियत और उस दौर के हालात, उसकी पर्सनालिटी और उस पीरियड के हालात, उसके सर्कमस्टांसेस, गालिब के व्यूज़ का इवोल्यूशन, गालिब का पास्ट और फ्यूचर। मतलब ये कि होलिस्टिक एंड कॉन्टेक्चुअल रीडिंग of chronologically arranged ghazals, including what he had rejected. यानी हमको तारीखी एतबार से, हिस्टोरिकली उसकी सारी शायरी को, जिसमें कि वो भी जो कि उसने रिजेक्ट कर दी थी, सबको हम पढ़ें, कॉन्टेक्स्ट में देखें, तब इंटरप्रेट करें, तो हम यकीनन उसके दिल के करीब पहुंच पाएंगे। अब ये जनरल डिस्कशन के बाद हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, स्टेजेस एंड फेजेस, अदवार और मराहिल। मुझे जो लगा गालिब की शायरी के मुताले से कि 4 स्टेजेस हैं जो कि बहुत वाज़ेह, बहुत क्लियर है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में देखें तो वो 4 स्टेजेस के अंदर हमें 10 फेजेस भी नज़र आते हैं। अगर हम क्रोनोलॉजिकली पढ़ें, वर्सेस सिलेक्ट करें, उनको इंटरप्रेट करें, उन सिलेक्टेड वर्सेस के अंदर से मीनिंग निकालें, तो ये इवोल्यूशन हमारे सामने आ जाएगा। अब देखिए, ये आपको डिटेल में ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये वो स्टेजेस और फेजेस हैं जिनके मैंने अंग्रेज़ी और उर्दू में कुछ नाम दिए हैं। इसमें स्टेजेस का ध्यान रखें कि डेब्यू, एक्सप्लोरेशन और 2 और आगे आएंगे, ब्लूम एंड ट्वाइलाइट। ये 4 स्टेजेस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। उनके अंदर फेजेस हैं, उनकी अभी हम बात नहीं करेंगे। अब ये देखिए कि ये जो स्टेजेस हैं, ये कोई प्री डिसाइडेड नंबर ऑफ ईयर्स की बेसिस पर नहीं है। ये जहां पर शायरी के अंदर हमको कुछ वाज़ेह, कुछ प्रोमिनेंट, कुछ डिस्टिंक्ट चेंज नज़र आया, वो हमने वहाँ पे एक दूसरा दौर शुरू किया। अब देखिए, जैसे डेब्यू से एक्सप्लोरेशन, डेब्यू तो जब लिखना शुरू किया तो डेब्यू हो गया, ठीक है। अब एक्सप्लोरेशन कहाँ पे शुरू होता है? उसका एक रिप्रेजेंटेटिव कपलेट आपके सामने पेश है। आखिर कार गिरफ्तार सरे जुल्फ हुआ, आखिर कार गिरफ्तार सरे जुल्फ हुआ, दिले दीवाना के वारस्ते हर मजहब था।
यानी किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं था गालिब को, तो वैक्यूम तो हो नहीं सकता नेचर में। इसलिए फाइनली अल्टीमेटली वो जुल्फ का गिरफ्तार हो गया, जुल्फ ने उसे जकड़ लिया। और ये जुल्फ का क्या है? ये दुनिया, इस दुनिया को उसने समझने की कोशिश शुरू करी। इससे पहले भी शायरी कर रहा था, इससे पहले भी दुनिया के बारे में बात कर रहा था, बट नाउ ही इज फोकस्ड, हाईली फोकस्ड ऑन व्हाट? ऑन दिस वर्ल्ड। अब देखिए ब्लूम का जो पीरियड है वो तकरीबन 25 साल का है, लेकिन ब्लूम के अंदर जो 3 फेजेस हैं, पहला तो मुश्किल से 2-3 साल का है, आखिरी भी हम देखेंगे 4-5 साल का है, बीच वाला जो है वो 15 साल का है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो हमें फिक्र के अंदर, उसके थॉट के अंदर तब्दीली नजर आई, उसकी बेसिस पर है। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो ब्लूम का पहला फेज है, जिसे हम डायलेक्टिकल थिंकर कह रहे हैं, ये वो वक्त है जब वो कलकत्ता जा रहा था दिल्ली से। उससे पहले वो दिल्ली आ गया था शादी के बाद, जब वो 13-14 साल का था। और ये उसकी जिंदगी का एक अकेला बड़ा सफर है। वैसे 2-4 बार पास में गया वो, लेकिन बड़ा सफर ये एक ही है कि वो कलकत्ता गया। और उस जमाने में कोई हवाई जहाज होते नहीं, गया वो बाई रोड, और रोड भी कोई गाड़ी नहीं थी ऊंट के ऊपर। खैर, उस वक्त बताइए कितना ट्रबलसम या कितना मुश्किल सफर रहा होगा। और उस वक्त वो अपनी फिलोसॉफिक पीक पर पहुंचता है। और जो शेर के मुझे सबसे ज्यादा लगा कि फिलोसॉफिकल है वो ये है, ऐसे और भी हैं, आगे देखेंगे आप। नफी से करती है इस्बात तराविश गोया, नफी से करती है इस्बात तराविश गोया, affirmation emerges out of negation. गोया, it seems as if, गोया। और दूसरी लाइन में वो सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा है। क्या? दी है जाए दहन उसको दमे ईजाद नहीं। जैसे कि कंसेप्शन के वक्त, कंसीव करने के वक्त माउथ की जगह, मुंह की जगह ना हो, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, पूरा मैच्योर होता है वूम में, तो पूरा बच्चा होता है, सब कुछ होता है उसके, इसका मतलब पोटेंशियल होता है। तो नफी से असबात, निगेशन से, जो पहले है कुछ नहीं है, उससे शुरुआत कैसे हो रही है? ये गालिब के ब्लूम की शुरुआत भी है, और इसमें वो हमको दुनिया की शुरुआत, नेचर की शुरुआत की बात भी बता रहा है कि कैसे ऑल एनकम्पासिंग वर्ल्ड जो है वो एक शून्य से, नफी से, निगेशन से, नफी के निगेशन से वो इमर्ज होती है। अब शुरुआत के वक्त ही मुस्तकबिल के तमाम, फ्यूचर के तमाम पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन ऐसे जैसे कि कुछ नहीं था। ये एक डायलेक्टिकल इवोल्यूशन की सोच है, ना कि डिटर्मिनिस्टिक या फैटलिस्टिक। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि गालिब ने वर्चुअली इनफाइनाइट रेमिफिकेशंस इस फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट के उस वक्त समझे हों, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनकी जो फ्यूचर की पोइट्री है वो इस बात को अफर्म करती है कि ये उनकी बुनियादी समझ थी। नफी से करती है असबात तराविश गोया, अफर्मेशन इमर्जेस आउट ऑफ निगेशन। ये बहुत ही बुनियादी और इम्पोर्टेंट उनका पोस्टुलेट है। और अब दूसरे एंड पे जाइए, वो एक तरफ नेचर के वजूद में आने की बात कर रहे थे कि ऑल एनकम्पासिंग नेचर हैज इमर्ज्ड फ्रॉम नथिंग। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल्स डेसिमेशन।
हविस को है निशाते कार क्या क्या, न हो मरना तो जीने का मजा क्या। लस्ट इज एंगेज्ड इन मेनी डिफरेंट डिलाइटफुल टास्क। इफ देयर वर नो डेथ, लाइफ वुड हैव हेल्ड नो जॉय। अरे जीने का सारा मजा ही मरने से है। मरना जो है वो जीने का कॉम्प्लीमेंट है। अगर मरना ना हो, जीना अनंत हो जाए तो मजा नहीं रहेगा जीने में। मौत नहीं तो जीने में कोई मजा नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हेडनिस्ट होते हैं वो मरने से डरते हैं, मरना ही नहीं चाहते। और दूसरी तरफ क्लासिकल थीस्ट होते हैं, वो कहते हैं असल जीवन जो है, असल जिंदगी जो है वो मरने के बाद शुरू होगी। चाहे प्रैक्टिस उनकी जो भी रहती हो, लेकिन थ्योरी में वो इस पोस्टुलेट पर विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं। लेकिन गालिब इन दोनों से अलग एक तीसरा रास्ता, अफर्मेशन ऑफ लाइफ इज ड्राइव्ड फ्रॉम निगेशन और डेथ। न मौत का डर है, न मौत की ख्वाहिश है, लेकिन जिंदगी को लिमिटेड बनाने के लिए मौत का शुक्रिया, धन्यवाद। जिंदगी का मजा इसी से है। अब देखिए, ये तो ब्लूम में गालिब ने कहा, लेकिन एक्सप्लोरेशन में भी आपको दिखेगा कि यहां तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इस तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं हर रंग में बहार का असबात चाहिए। एवरी ह्यू मस्ट हेरल्ड सेटिंग इन ऑफ स्प्रिंग टाइड। और इसको और ज्यादा एक्सप्लिसिट वे में वो कहते हैं नगमा हाय गम को भी ए दिल गनीमत जानिए, बेसदा हो जाएगा ये साज़े हस्ती एक दिन। जिंदगी क्योंकि लिमिटेड है, एक दिन आप मर जाएंगे, इसलिए गम को भी गनीमत जानिए, वो भी जिंदगी का एक रंग है। सेवर एवरी ह्यू ऑफ लाइफ। हम तो मर जाते हैं, मगर सोसाइटल इवोल्यूशन का प्रोसेस चलता रहता है, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू स्ट्राइव फॉर पॉजिटिव चेंज ऑल आवर लाइफ। अब देखिए, ये ब्लूम के अंदर जो सेकंड स्टेज है, 3 स्टेजेस हैं। जो सेकंड स्टेज है मैच्योरिंग आर्टिस्ट का, वो तकरीबन 18-19 साल का है, और डायलेक्टिकल थिंकर मुश्किल से 2-3 साल का था। और अब जो हम आ रहे हैं न्यूमरो यूनो, यानी शायर आजम, यानी सबसे बड़ा शायर, उसकी जो पोएटिक पीक है। और ये भी देखिए, ये पोएटिक पीक कब आती है? जब वो 3 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आता है। ये एक अनऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी और क्लासिक आर्टिस्ट्री का संगम है, और इस दौर में हमें उनके व्यूज का रैपिड इवोल्यूशन दिखता है। और यही वो शेर था इंसिडेंटली जिसने कि मुझे गालिब की तरफ खींचा कॉलेज के ज़माने में। हालांकि जाहिर सी बात है उस वक्त कोई गालिब के बारे में संजीदगी से पढ़ने का सवाल नहीं था। खैर, वो शेर था, आप भी देखिए कितना आसान है ज़बान के हिसाब से, लेकिन मानी या कंटेंट के लिहाज से कितना गहरा। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। God was when nothing existed. God would have been if nothing had existed. ये पहली लाइन है। इस पहली लाइन को पढ़कर लगता है कि ये तो खुदा में ही डूबे हुए हैं, as if गालिब is obsessed with God। लेकिन यही गालिब का कमाल है। अब जरा दूसरी लाइन देखिए, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। My being is the cause of my nemesis. Had I not existed, what would have happened? सारा
फोकस जो है वो खुदा से हटकर आ गया इंसान के ऊपर, और पहली लाइन पढ़कर जो हम सोचने लगते हैं वो बिल्कुल अपटर्न हो जाती है। इस नाहोता मैं में गालिब की ईगो भी शामिल है। अगर मैं नहीं होता तब क्या होता? तब बगैर पोइट्री का कोई जिक्र किए वो अपनी पोइट्री को फ्लॉन्ट कर रहा है, तब ऐसी शायरी कहाँ से आती? तो ये हैं गालिब जो इंसान को हाईएस्ट पेडिस्टल पर पहुंचा देते हैं। टूबोया बन जो है वो उभारा बन जाता है, नेमेसिस बिकम्स मोस्ट सिग्निफिकेंट। ये गालिब का कमाल है अल्फाज के साथ खेल का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनिशियल इम्पल्स इज डिजिग्नेटेड एज गॉड। न था कुछ और कुछ ना होता, वो गॉड है, वो खुदा था। इनिशियल इम्पल्स गॉड ठहरा, और नेचर encompassing all creations succeeded God। ये इस पूरी कपलेट का क्रक्स है, the last two lines। अब हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं धनश्री गनत्रा की मधुर आवाज में एक छोटी सी गजल, ये न थी हमारी किस्मत। धनश्री जी। थैंक यू धनश्री जी। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम के अगले पड़ाव पे। हसन अब्दुल्ला, प्लीज कंटिन्यू। अब हम लास्ट स्टेज ट्वाइलाइट पर आते हैं, जिसमें के गालिब जुदाई यानी सेपरेशन से हटकर विसाल यानी यूनियन के बारे में अशार लिखते हैं। और वो खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? वो आवेंगे मेरे घर, वो मतलब लवेड, वो आवेंगे मेरे घर, वादा कैसा देखना गालिब, नए फितनों में अब चरखे कोहन की आजमाइश है। He is terming himself ancient sky, and now he has to be tested for the new mischief. So she will visit. Otherwise, beloved is not known
to keep her promise. तो ये है गालिब, ये उनका ट्वाइलाइट फेज है, इसमें वो काफ़ी कम लिखते हैं बहरहाल। और जो बिल्कुल ही आखिर का उनका ट्वाइलाइट का आखिर का ज़माना है, उस 1867 में, तो 1867 में तो उनका इंतकाल ही हो गया। 1865 में गालिब का एक शेर है, मुझको वो दो कि जिसे खा के न पानी मांगूं, जहर कुछ और सही, आब बका और सही। Now Ghalib realizes that he doesn't have much time left. He has no desire to ask for longer life, nor is he interested in dying. Zahar kuch aur sahi, or water for life also may be something different. But what does he want? He wants appreciation of his poetry. मुझको वो दो कि जिसे खा के न पानी मांग। अगर उसकी पोएट्री अप्रिशिएट की जाए, लोग पढ़ें और समझें, तो ही विल बी सैटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। ये है गालिब। इस तरह हमने गालिब के सारे स्टेजेस देख लिए। So we have already seen that how we can decipher intellectual evolution of गालिब। अब सवाल ये होता है कि कॉन्टूर्स कैसे खींचे। तो उसके लिए जो टेक्निक मेरी समझ में आई वो ये थी कि अब हमने स्टेजेस तो डिसाइड कर लिए, डिसाइफर कर लिए, तो हर स्टेज से हम इन 4 टॉपिक्स पर कम से कम एक शेयर लें, तो इन 4 टॉपिक्स पे क्या चेंजेस आए या सेम उसका थॉट प्रोसेस रहा, वो हमको दिख जाएगा। तो क्योंकि ये 4 टॉपिक्स मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, 4-5 जो भी हैं, तो हम फिर उसको एक तरह से कह सकते हैं कि ये उसके इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन के कॉन्टूर्स हैं। और जो 4 टॉपिक्स 4 हमारे वो भी थे स्टेजेस, डेब्यू, एक्सप्लोरेशन, ब्लूम एंड ट्वाइलाइट। इसी तरह 4 हमारे टॉपिक्स भी हैं, अर्थली इश्यूज, इसमें लव एंड लाइवलीहुड, सिन यानी गुनाह, हेवन यानी जन्नत, फिलोसॉफिकल मैटर्स यानी फलसफियाना मामलात। अब सबसे पहले हम देखते हैं लव एंड लाइवलीहुड। डेब्यू में क्या कहते हैं गालिब साहब? फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ। Now he is very categorical that he is interested or he is busy in deciphering this world, but he is unequal to this mammoth task. और अब दूसरा शेर देखिए, वो भी डेब्यू का है। कारगाहे हस्ती में लाला दाग सामा है, बरक़ खिरमने राहत खूने गर में तहका है। यानी लाइफ की वर्क प्लेस में ट्यूलिप, जो कि एक यहाँ पे डिटैच्ड ऑब्जर्वर गालिब है, वो ही इज फिल्ड विद एंग्विश। क्यों? उसे क्या प्रॉब्लम है? उसे प्रॉब्लम ये है कि जो पेजेंट का स्वेट है, वो जो लाइटनिंग ग्रेनरी पे गिरती है, जो बिजली गिरती है, वो उसको खा जाती है और किसान को उसकी मेहनत का, उसके पसीने का फल नहीं मिलता। डेब्यू में कह रहा है 20-22 साल का बच्चा, लड़का, जवान। अब उसके बाद देखिए एक्सप्लोरेशन में वो क्या कहते हैं? कम जानते थे हम भी गमे इश्क को, पर अब देखा तो कम हुए पे गमे रोजगार था। यानी जब बहुत ज़्यादा वो इश्क में डूबे हुए थे तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली जो है वो गमे रोजगार है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। Actually, he takes both the things along, love and livelihood. But obviously, only if we are alive, there is physical needs get primacy in that sense कि बगैर खाए पिए तो आप एक हफ्ता भी नहीं रह सकते, लेकिन बगैर इमोशनल उसके शायद आप कुछ रह सकते हैं। खैर, both are important and Ghalib gave
इंपॉर्टेंस टू बोथ। एक्सप्लेनेशन का ही एक और शेर देखिए, गो मैं रहा रही ने सितम, हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। वो बिलवड को बता रहे हैं कि हालांकि मैं बिजी तो रहा इन रिगर्ड्स ऑफ ईकिंग आउट ए लिविंग, बट I never let thought of you stay away from my mind. So both the things go hand in hand for Ghalib. अब देखिए ब्लूम में क्या कहता है डायलेक्टिकल थिंकर। यहाँ पे क्योंकि बीच में डायलेक्टिकल थिंकर और ब्लूम में थोड़ा हमने अलग अलग भी ले लिए हैं कहीं, बट बोथ आर फ्रॉम ब्लूम न्यूमरो यूनो। डायलेक्टिकल थिंकर कहता है, मेरी तामीर में मुजमिर है एक सूरत खराबी की, हयूला बर्क खिरमन का है खूने गर्म दहका का। वहां पे लाला जो था वो एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर था, यहाँ पे मेरी तामीर में मुजमिर है एक सूरत खराबी की, हिडन इन माई डेवलपमेंट लाइज एन एडवर्स एस्पेक्ट। उनके डेवलपमेंट में एडवर्स एस्पेक्ट क्या है? टू टॉयल ऑफ पेजेंट इज लाइटिंग दैट स्ट्राइक्स द ग्रेनरी। तो वो समझ रहा है कि सारा जो वो उस फ्यूडल सोसाइटी में सारा भार जो है वो किसान के कांधे पर है। क्लास कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। वहां पे लाला दाग सामा था, यहाँ पे हयूला बरखे खिरमन का है खूने गर्म दहका का। और जब न्यूमरो यूनो, ये भी ब्लूम का ही है, तब उसमें क्या कहता है, गम अगरचे जा गुसल है कि कहाँ बचे के दिल है, गम इश्क करना होता गम रोजगार होता। सो बोथ गो हैंड इन हैंड, गम इश्क गम रोजगार। और ट्वाइलाइट में क्या कहते हैं, देखिए पहले था वो डिटैच्ड ऑब्जर्वर लाला दाग सामा, फिर मेरी तामीर में आइडेंटिफाई कर रहा है प्रॉपर्टी क्लास से, और अब क्या कहता है वो, खुशी क्या खेत पर मेरे अगर 100 बार अब रावे। अब वो प्रेजेंट के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है। वाई फील हैप्पी इफ क्लाउड्स होवर ओवर माई फील्ड्स 100 टाइम्स। खुशी क्या खेत पर मेरे अगर 100 बार अब रावे, समझता हूं कि ढूंढे है अभी से बर्क खिरमन को। I know the lightning has been lurking, trying to trace the crop so soon. Ultimately, the peasant is not going to reap the harvest. The fruit goes to the propertied section, the exploited. But see the evolution of Ghalib. Now we see sin, guna. बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डेब्यू पे गालिब कहता है, आता है दाग हसरते दिल का शुमार याद, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब है खुदा नमा। अल्लाह मियाँ से कह रहा है कि भैया मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब मत पूछो, मुझे तो अपनी हसरतों का की याद आने लगती है, फ्रस्ट्रेटेड डिजायर्स मुझे याद आने लगती हैं, उनके जो स्कार्स हैं, इसलिए मुझसे मत पूछो। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा और एक्सप्लिसिट होता है, कहता है, रहमत अगर कबूल करे क्या बईद है, शर्मिंदगी से उज्र ना करना गुनाह का। अल्लाह मियाँ से गुनाह का जिक्र करते वक्त कोई बहाने बनाने की, अपॉलॉजीज करने की जरूरत नहीं है। क्या पता वो इसको कबूल करे, जैसे दुआ कबूल होती है वो गुनाह कबूल करे। सो कंपेयर टू डेब्यू ही हैज बिकम बोल्डर। और ब्लूम में आकर तो फिर ना कर द गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद, या रब अगर इन कर द गुनाहों की सजा है। सो लॉन्गिंग्स फॉर सिंस नेवर कमिटेड शुड ऑल्सो बी एक्सटोर्ड ओ गॉड, कब, if punishment for those that were committed is to be meted out। आप सोचेंगे कि क्या बेवकूफी की बात है कि जो सिंस किए नहीं उनकी दाद मांग रहा है, he wants to be patted for that।
लेकिन गालिब के लिए वो इक्वली रिडिकुलस है। अगर जो गुनाह किए हैं अल्लाह मियाँ उनकी सजा देंगे, वो भी उतना ही रिडिकुलस है. So he is equating the two. He has become so bold now. So see the difference between debut, exploration, and bloom. And in Twilight what he says, अब वो गुनाह की डायरेक्टली बात नहीं करता, अब वो थोड़ा सोबर कह लीजिए या माइल्ड कह लीजिए या जो भी कहिए, एक फर्क है उसके लहजे में. कहता है क्या जोहद को मानूं कि न हो गर्चे रियाई, पादाश अमल की तमह खाम बहुत है. वो कहता है हाउ कैन आई एग्री विद एब्स्टिनेंस इवन इफ इट बी फ्री ऑफ प्रिटेंस, डजंट मैटर when motive for good deeds is just to reap rewards in heaven. हेवन के रिवॉर्ड्स के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा. जो हेवन के रिवॉर्ड्स के लिए करते हैं वो बेकार है, मैं उससे एग्री नहीं कर सकता. और इसी ट्वाइलाइट का एक और शेर देखिए, वो जरा ज्यादा आसान है. हूं मुनहरिफ न क्यों रहो रस्म सवाब से, टेढ़ा लगा है कद कलम सरनविश्त को. Why not rebel against the practice of seeking rewards? The pen that wrote my fate had a tilted neck. ऐसे एक बात है, ये अंग्रेजी के जो तर्जुमे हैं ये बस हैं. असल मजा जो है वो उर्दू का शेर पढ़ के मल्टीपल मीनिंग्स एंड अपने आप समझने में है. So he is sarcastic. For him, Guna is not what we normally associate it with. It is because the status quo forces are against questioning, exploring, revolt. That is why he terms it as sin. अब आइए हम लास्ट में जन्नत के बारे में देखते हैं, हेवन. डेब्यू पे कहता है कसरत जोरो सितम से हो गया हूं बेदिमाग, खूब रोयों ने बनाया आकबत बदखू मुझे. जो यहाँ की अपनी ब्यूटीज हैं उनके सितम से मैं, उनकी टिरानी से मैं जो हूँ, मेरा दिमाग जो है उलट गया है और मैं अब हेवन हेल वगैरह में नहीं मानता, यकीन नहीं रखता. और एक्सप्रेशन में क्या कहता है, देते हैं जन्नत हयात दहर के बदले, नशा अंदाज़े खुमार नहीं है. मतलब जो इस लाइफ इन दिस वर्ल्ड के बदले वो हेवन पैराडाइज एक्सचेंज में देते हैं, वो टोटली अनइक्वल है, एक्सेप्टेबल नहीं है. और ब्लूम में तो फिर वो अपने शबाब पे है ही. हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है. What could be more categorical than this? और टॉयलेट में देखिए और क्या वो हरकत की बात कर रहे हैं कि कायनात हरकत में है. कायनात को हर्फ क्या रंग है गालिब के. क्यों ना फिरदौस में दोज़ख को मिला लें यारब, सैर के वास्ते थोड़ी सी फजा और सही. Why not join hell with heaven, oh Lord? सीधा अल्लाह मियां से बात कर रहा है कि मिला लो हेवन में हेल को, क्या प्रॉब्लम है. लेट देयर बी सम अदर क्लाइमेट फॉर स्टोर, थोड़ा चहलकदमी के लिए और जगह मिल जाएगी और आबो हवा मिल जाएगी. Now last we come to the philosophical matters. Here in debut he says है कायनात को हरकत तेरे ज़ौक़ से, पर तो से आफताब के जर्रे में जाने. तो ये एक तरह से टिपिकल जो गॉड का कंसेप्ट है कि गॉड सब कुछ करता है, वही गालिब भी कह रहे हैं. लेकिन एक फर्क है कि यहाँ पे भी अब ये एक्सप्लोरेशन के 3 शेर जो हैं ये ब्लूम से जस्ट पहले के हैं और ये तीनों एक ही गजल के हैं और ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर ब्लूम में आके क्लियर हो जाते हैं.
इसीलिए कहते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ें, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, आगे पीछे देखें तो बात क्लियर हो जाएगी। हर चंद हर एक शय में तू है, पर तुझसी कोई शय नहीं। हाँ खाइयो मत फरे बेहस्ती, हर चंद कहें कि है नहीं है। हस्ती है न कुछ अदम है, गालिब आखिर तो क्या है, नहीं है। Though you are in everything, but nothing is there like you. ये बेसिकली इन तीनों शेर में वो कंटिन्यूअल चेंज की और ट्रांजिटरी नेचर ऑफ लाइफ की बात कर रहा है। बट इट्स नॉट वेरी क्लियर, बट इट बिकम्स वेरी क्लियर if we recall what we have already discussed under Bloom. नफी से करती है असबात तराविश, या न था कुछ तो खुदा था. There is very clear, crystal clear. And if in that backdrop we see these three couplets, then it becomes clear that he is talking only about transitory nature of life, nothing else. And in Twilight, what he says is, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ. ये दोनों शेर जो हैं ये गजल में भी एक साथ आए हैं. अब देखिए, पहला शेर अगर आप पढ़े तो लगता है कि जैसे ही डजंट सब्सक्राइब टू गॉड. नमरूद, क्या वो नमरूद की खुदाई थी कि बंदगी में मेरा भला न हो. और दूसरा शेर पढ़े तो लगता है कि गॉड ही गॉड है, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा न हो. लेकिन जब आप इन दोनों को साथ पढ़ें और थोड़ा गौर से देखें, सोचें, समझें, तो बेसिकली गॉड के रोल्स क्या है. एक गॉड ने पैदा किया, क्रिएटर. दूसरा गॉड का रोल है कि वो गवर्नर है, ये चलाता है दुनिया. और तीसरा गॉड का रोल है कि वो पोस्ट डेथ जज है. तो पोस्ट डेथ जज तो गालिब ने कभी माना नहीं. इट्स वेरी क्लियर, जन्नत पे और उसके सवाब पे, गुनाह पे जितने भी अशार हैं, दे आर वेरी क्लियर. तो वो तो आउट हो गया. इनिशियल इम्पल्स वो मानने को तैयार है. यहाँ पर वो गवर्नर को, गॉड का जो गवर्नर का रोल है उसको रिजेक्ट कर रहा है. God is not running the show, we are running the show. हाँ, जान दी हुई उसी की थी. God had given life, और from negation life had emerged. तो इसलिए जो भी हम करें, जितना भी करें, not for reward, but because it's a priceless gift given to us. We are lucky to have been born. So we do our utmost. Pay back. We will never be able to pay back completely, but we strive towards that. So that is Ghalib. So crux ये है कि गालिब की शायरी में कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है, कॉन्ट्रडिक्शन मोशन दिखाता है, निगेशन दिखाता है, और यही उसकी शायरी का क्रक्स है. कुछ और अशार में ऑलरेडी आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम, सो आई विल नॉट ड्वेल ऑन दैट. अल्लाह रज़ा के दश्न वर्दी के बाद मर्ग, हिलते हैं खुद ब खुद मेरे अंदर कफन के पाँव. ना हो मरना तो जीने का मजा क्या, हम पहले ही देख चुके हैं. ये तीसरा देखिए, ये पहले नहीं देखा हमने. जब मैं कदा छुटा तो फिर अब क्या जगह की कैद, मस्जिद हो मदरसा हो कोई खानका. तो मैं कदा जो है वो रिबेलियन की जगह है. वहां पर रिबेल्स इकट्ठा होते हैं, और वो कंट्रास्ट है मस्जिद, मदरसा, खानका. वो सब एक से हैं. वहां पे एस्केपिस्ट जमा होते हैं जो कि इस दुनिया से भागते हैं, एस्केप चाहते हैं. और ट्वाइलाइट में देखिए वो क्या कहता है, ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे. British had come, British rule was there. He had been to Calcutta. He had seen what progress Calcutta had made. दिल्ली में तो उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी.
So he was very much attracted towards the advanced civilization. और आखिर में वो कहता है कि वो कुछ करने के काबिल नहीं रहा, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराए क्या। तो ऑल एनकम्पासिंग नेचर जो है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो रूट कॉज ऑफ मोशन है, और अननोन जो है वो एक कॉन्ट्राडिक्शन है जो कि सबसे फंडामेंटल और नेचुरल है. So without contradiction, it's impossible to imagine humanity. The ignorance is a contradiction, and always, never will we be able to decipher the entire nature. तो struggle करिए to unravel secrets and minimize contradictions. Ghalib was mesmerized by enticing nature, but kept on probing her. क्योंकि उसका कहना था, है ख्याले हुस्न में हुस्ने अमल का सा ख्याल, खुल्द का एक दर है मेरी गोर के अंदर खुला. Thought of beauty, his poetry described beauty, contains somewhat a thought of good deed, and it is such a good deed that inside his grave a door has opened onto heaven. तो अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचे हैं, जब हम गालिब की पर्सनालिटी और उसकी लाइफ हिस्ट्री और उसके टाइम एंड स्पेस के बारे में मुख्तसरन देखेंगे. Delhi famine of 1781-82, Delhi famine was a major event. गालिब तो इसके बाद पैदा हुए, बट इट्स अ बैकड्रॉप. और 1803 में ब्रिटिश जो थे वो उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया. उस वक्त भी 600 गांव जो थे वो अनइनहेबिटेड थे, खाली थे. 1820 में भी 200 खाली थे. ये फ्यूडल सोसाइटी थी जिसमें कि सारा बोझ किसान के ऊपर था. और लेकिन इस बैकग्राउंड ऑफ डीके में एक सॉर्ट ऑफ कल्चरल रेनेसां भी था. और इसीलिए जो उस वक्त इवन ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे वो इंटरैक्ट करना पसंद करते थे इंडियन इंटेलिजेंस से. गालिब वाज द among the first and most who interacted with these British officials. Persian was the language of administration, and Ghalib mastered Persian. और in 1857 जब रिवोल्ट हुआ तो उसके बाद जब ब्रिटिश ने रिकॉन्कर किया तो उसके बाद उन्होंने कम्युनलिज्म को अपनी प्रैक्टिस में ओपनली इम्प्लीमेंट किया. दे फर्स्ट लेट हिंदूज इन. सारी दिल्ली खाली हो गई थी, उन्होंने पहले हिंदुओं को आने दिया. बहुत सर्दी थी, फिर भी मुसलमानों को बाद में उन्होंने दिल्ली में वापस आने की इजाज़त दी. मुगल दरबार तो ख़त्म हो गया था, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स कुछ बची थी जो कि गालिब जैसे शायरों की मदद करती थी. गालिब के दादा जो थे वो टर्किश स्पीकिंग मिलिट्री एडवेंचरर थे जो सेंट्रल एशिया से आए, और उन्होंने अलग अलग रियासतों के राजाओं की नौकरी करी. उनके फादर भी मिलिट्री में थे. 1802 में उनकी डेथ हो गई जब गालिब 3-4 साल के थे. फिर 1806 में नसरुल्लाह जो उनके चचा थे और आगे भी डेथ हो गई. 1812-13 में वो शादी के बाद दिल्ली आए और 1820 के अर्ली 1820s तक हैप्पी सोशल लाइफ थी उनकी. उनका एक लव अफेयर भी था, ब्रीफ, 1-1.5-2 साल का. बट ही कैंडिडली रिकॉल दैट ही डिडंट हाइड इट. सारी लाइफ उनको रिसोर्स क्रंच रहा और उनको लाइफ लॉन्ग कंप्लेंट रही कि उनकी पेंशन कम है जो ब्रिटिश से मिलती थी और उनका रिकॉग्निशन उनकी पोइट्री का कम है. ये उनको लाइफ लॉन्ग कंप्लेंट थी. हालांकि इस कंप्लेंट में कमी आई विद पासिंग टाइम, बट ये कंप्लेंट रही. और जैसा कि हम देख चुके हैं, पोस्ट 1826 उनका ऑन वे टू कलकत्ता
फिलोसॉफिकल पीक है, और पोस्ट 1847 उनका पोएटिक पीक है। पर्सनैलिटी में हम देखते हैं कि उनके अंदर नेचुरल टैलेंट और पैशन था पोइट्री के लिए, उनका क्वेश्चनिंग एटीट्यूड था, उनकी होलिस्टिक आइडियोलॉजी थी। अब थोड़ा सा उनकी पर्सनैलिटी के बारे में देखते हैं। वो बहुत ही ह्यूमरस थे, रिपार्टी थी उनके अंदर। और अब जैसे मैं इतने एग्जांपल्स नहीं दूंगा, सिर्फ एक दो दूंगा। जैसे उनके फादर इन लॉ ने उनसे कहा कि मेरा वो लिखो शजरा, वो कि एंसेस्टर्स कौन कौन थे, तो उन्होंने एक एक दो दो छोड़ के लिखे। तो ये फादर इन लॉ ने कहा कि भाई ऐसा क्यों किया, ये बीच में कहाँ गायब हो गए? तो कहने लगे ये सीढ़ी तो है गॉड तक जाने की, बीच में छोड़ दिया तो क्या, थोड़ा जरा बड़ा कदम बढ़ा लो, पहुंच जाओगे गॉड तक। तो इस तरह के वो इंसान थे, स्टेटस कॉन्शियस बहुत थे। किसी ने उनसे पूछा कि पता बताओ, तो उन्होंने कहा क्या मेरा पता क्या, लिख दो मेरा नाम और लिख दो दिल्ली, पहुंच जाएगा। इंटरव्यू देने गए थे तो ब्रिटिश ऑफिशियल जो था उसने चपरासी को भेजा कि भाई इनको ले आओ, तो ये बैठे रहे, नहीं गए। लेक्चरर का इंटरव्यू देने गए, तो जब वो आया फिर अल्टीमेटली वो खुद उतर के आया ब्रिटिश ऑफिस। तो गालिब से कहा कि चलो, तो उसने कहा कि तुम क्यों नहीं आए मुझे रिसीव करने? तो उन्होंने कहा भाई तुम इंटरव्यू के लिए आए हो, ये इस वक्त मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं तो समझता था कि ये नौकरी जो है इससे मेरे स्टेटस में बढ़ोतरी होगी, ये तो कम हो रहा है, तो मैं तो ऐसी नौकरी नहीं करूँगा। तो चले गए वहीं से वापस। तो ये थे, जबकि उनको पैसे की बहुत ज़रूरत थी। तो ये ऐसी शायरी, ऐसी शख्सियत, पर्सनालिटी। तो फिर क्या ताज्जुब है कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। It's not only this, his overall philosophy was exceptional. He was an epoch-making intellectual, and that is why he is remembered even more than 150 years of his departure. For more on Ghalib, you may like to visit my blog, or may like to read my book, or may like to contact. This is my email address. Now I conclude with thanks to Mirza Ghalib, Karl Marx, कालिदास गुप्ता रजा। अगर ये तीनों लोग नहीं होते तो मैं जो ये मैंने किताब लिखी वो नहीं लिख सकता था। जामिया मिल्लिया इस्लामिया of 60s and 70s, the milieu that provided। उसके बाद मेरे दोस्त और कोलैबोरेटर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुकुल जी, जिन्होंने के प्रोग्राम कंपेयर किया और जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, मुझे फारूक भाई से मिलवाया। फारूक भाई और तमाम इन्वॉल्व लोगों का और तमाम उन लोगों का जो कि आज शाम इस गुफ्तगू में शामिल थे, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक्स अगेन। Thank you, Hassan ji, for a very detailed and enlightening presentation on Mirza Ghalib. तो श्रोताओं, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका नाम है नित्याशा फाउंडेशन, जिसके ट्रस्टी नसीमा मर्चेंट और मैं हैं, और हमारी एक मैनेजिंग कमेटी है। नित्याशा फाउंडेशन जो है वो उन बच्चों के लिए काम करती है जो टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित है। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी या डिसेबिलिटी समझो जहाँ पे छोटे बच्चे या जो 13 साल या 6 साल के, इवन 18 साल की उम्र के बच्चे की जो पैनक्रियाज हैं वो इंसुलिन पैदा नहीं करती है, और ये बच्चे जब हमारे सामने आते हैं तो बहुत बीमार होते हैं। आईसीयू में उनको हम लोकेट करते हैं, और ये जो गरीब बच्चे होते हैं उनको दिन में 3 बार इंसुलिन लेना पड़ता है, उनको ग्लूकोज ट्रिप्स लगती है दिन में 3 बार। हर 3 महीने से उनका HbA1c और पैथोलॉजी टेस्ट लेना पड़ता है, और इन पे मेडिकल खर्चा काफ़ी होता है।
एक बच्चे का खर्चा सालाना 30,000 रुपया होता है, महीने का 3,000 रुपया और पर डे का अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ होता है। तो आपके स्क्रीन पे अभी हम नित्याशा फाउंडेशन की जो डोनेशन की जो गूगल पे की जो QR कोड है वो लगाएंगे और आपको एक लिंक भी देंगे। और जो श्रोताएं डोनेट करना चाहते हैं, अगर आप अपना नंबर या ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डाल देंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हम आपको कांटेक्ट करेंगे। और मैं इस वक्त पे मेरा नंबर देना चाहता हूँ। मेरा नंबर है 9823010962। मैं रिपीट करता हूँ 9823010962। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय बोल दीजिए, हम तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। तो ज्ञानादब में हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाते हैं और नित्याशा फाउंडेशन के लिए पैसे कलेक्ट करते हैं।